एपिसोड 94 नमक हराम आयशा। दादी सा, ये क्या बोल रही हैं आप? और खुद से कैसे आपने फैसला ले लिया? फैसला लेने से पहले आपने मुझसे पूछा तक नहीं एक बार भी। अनिरुद्ध जानकी देवी पर बुरी तरह से भड़क गया। उसका गुस्सा देख के गायत्री और सावित्री दोनों को डर लगने लगा था कि कहीं अनिरुद्ध के गुस्से से जानकी देवी अपना फैसला न बदल दे। तुझे ये शादी करनी होगी। जानकी ने भी कड़क शब्दों में अपना फैसला सुना दिया। नहीं करूँगा मैं गायत्री के साथ शादी। मुझे कोई और पसंद है और मैं उसी से शादी करूँगा। भाई साहब ने भी तो अपनी पसंद से शादी करी है, फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? अनिरुद्ध ने जानकी से कहा, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अगले हफ्ते सगाई है, तैयारियां शुरू करो, जानकी ने हुक्म दिया। मगर तभी आदत से मजबूर आयशा बीच में बोल पड़ी, दादी सा, मुझे कुछ पूछना था आपसे। जानकी ने आयशा को घूरते हुए कहा, हाँ पूछ। दादी सा, मैं ये पूछ रही थी कि क्या आपकी और दादा सा की लव मैरिज थी? आयशा ने पूछा। तो अनिरुद्ध आदर्श खांसने लगे। आयशा का सवाल सुनकर जानकी के मुंह में दही जम गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर में उसे उसके सवाल का वो क्या जवाब दे। तो ये क्यों पूछ रही है? जानकी के चेहरे पर गुस्से से लाली चढ़ी हुई थी। अरे बताइए ना दादी साहब, आपकी और दादा साहब की लव मैरिज थी क्या? आयशा ने जानकी के गुस्से को नज़रअंदाज किया और उसे सवाल पर अटल रही। मुझे पसंद थे अधिराज के बाबा साहब, जानकी ने नज़र चुराते हुए जवाब दिया। आपसे पूछा गया था क्या कि दादा साहब को पसंद है या नहीं? आयशा ने अपना अगला सवाल किया। तो जानकी ने जवाब दिया, हाँ मुझे पूछा गया था। मैं 15 साल की थी उस समय, मुझे पसंद थे वो, मेरी पसंद से हुई थी शादी। मैं जानकी अपनी बात पूरी कर ही रही थी, तभी आयशा ने बीच में ही उसका फ्लो बिगाड़ दिया। तो दादी साहब, औरत ज़ात होकर अगर आप अपनी पसंद से शादी कर सकती हैं, वो भी आज से 55 साल पहले, तो फिर 55 साल बाद ये एडवांस जनरेशन के बच्चे अपनी पसंद से शादी क्यों नहीं कर सकते? आयशा को जानकी की क्लास लगाते हुए देख हॉल में मौजूद सभी के मुंह खुले थे, क्योंकि जानकी के आगे कभी भी किसी ने अपना मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करी थी। तो जानकी आयशा को कुछ बोलने ही वाली थी, तभी उसने हथेली दिखाकर उसे चुप कराते हुए कहा, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है दादी साहब, पहले आपको मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके पसंद की लड़की इस घर को स्वर्ग बना देगी? आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमेशा आपका ही फैसला सही होगा? कभी कभी बड़े बुजुर्गों का फैसला भी गलत हो सकता है दादी साहब। बचपन से ही हम बच्चों के लिए सपने हमारे मम्मी पापा देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें दुनिया में लेके आते हैं, और जब हम बच्चे बड़े हो जाते हैं तब हमारे माँ बाप अपने ज़बरदस्ती के फैसले हम पे थोप देते हैं, और अगर हम उनके फैसले को मानने से मना कर देते हैं तो वो अपने बच्चों को बदतमीज़ और एहसान फरामोश होने का टैग दे देते हैं। और चलो अगर वो समझदार बच्चा अपने माँ बाप के फैसले को मान भी लेता है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, तो उस बच्चे पर एक और ज़बरदस्ती का फैसला थोप दिया जाता है कि उन्होंने उनके लिए जीवन साथी भी खुद ही चुन के रखा है पहले से, अपने उन समझदार बच्चों के लिए। और अगर वो बच्चा माँ बाप के फैसले को मानने से इनकार कर देता है ना दादी साहब, तो उसे एक खोखली धमकी दे दी जाती है कि अगर उसने माँ बाप के फैसले को नहीं माना तो उसे जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा। आयशा ने एक सांस में इतना कुछ कह दिया था कि जानकी हक्की बक्की रह गई। अनिरुद्ध को जो लड़की पसंद है वो उससे शादी करेगा। हमेशा आपकी मनमानी, आपका ही फैसला नहीं चलेगा। वक्त आ गया है दादी साहब कि अब नई सरकार लाई जाए। आप काफ़ी ओल्ड हो गई हैं, अब आप पूजा पाठ पर ध्यान दिया कीजिए। दादी साहब, तीर्थ स्थलों पर जाइए, पास्ट में आपने जो जाने अनजाने में पाप कर दिए हैं उनका प्रायश्चित कीजिए। घर की चिंता मत कीजिए, घर को संभालने के लिए तो सासू माम और चाची सा है। जितनी देर तक आयशा बोली उतनी देर तक हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था। और वैसे भी दादी साहब, औरत की पसंद नापसंद कुछ मायने नहीं रखती है, सिर्फ मर्द की पसंद मायने रखती है। तो इसीलिए अनिरुद्ध को फैसले लेने का पूरा हक है।
गायत्री को नहीं। हाँ, जो आदमी गायत्री को पसंद करेगा आप लोग इसकी शादी वहाँ करवा सकते हैं, क्योंकि अनिरुद्ध ने तो इसे पहले ही चांस में रिजेक्ट कर दिया है। अनिरुद्ध ने जब ये बातें कही तो सावित्री को गुस्सा आ गया। वो आयशा पर भड़क गई। और तू होती कौन है अपना फैसला सुनाने वाली? इस घर में आए हुए अभी तुझे 24 घंटे भी ठीक से पूरे नहीं हुए और अपनी मनमानी करने लगी। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया ही नहीं है, मुझे तो लगता है। सावित्री की बात पर आयशा जोर से हंस पड़ी और बोली फिर वही बात, आप क्यों भूल जाती हैं बार बार ये बात कि आप एक आउटसाइडर हैं, राठौड़ खानदान की मेंबर नहीं, और मैं इस खानदान की बहू हूँ। जब कोई मुझे अपनी बहू माने या ना माने, अपनी पत्नी माने या ना माने, मगर मैं दुनिया दिखाए इस घर के लिए फैमिली मेंबर हूँ, तो इसलिए मुझे अपनी बात कहने का पूरा हक है और अपनी मनमानी करने का भी। और रही बात मेरी माँ के संस्कारों की, तो आंटी जी, संस्कारों की बात कम से कम आप तो मत ही करिए। मेरी माँ ने मुझे क्या दिया है क्या नहीं है आपका मैटर नहीं है। मेरी माँ ने मुझे ये संस्कार तो बिल्कुल भी नहीं दिए हैं कि मैं किसी का घर उजाड़ूं, किसी के घर 2 दिन के लिए मेहमान बनकर जाऊं और वहीं बसने के सपने देख लूं, ऊपर से उनके घर के फैमिली मैटर्स में भी घुसूं। मैं जो करती हूँ डंके की चोट पर करती हूँ, आपके और आपकी बेटियों की तरह नहीं, जो दूसरों के पति पर डोरे डाली फिरे। आप एक बात बताइए, आपकी बेटियों के लिए लड़कों की कोई कमी है क्या राजस्थान में, जो आप राठौड़ खानदान में ही इन दोनों की शादी करवाने पर तुली हुई हैं? इरादा क्या है आपका? आयशा ने सावित्री की भी अच्छे हंसी क्लास लगा दी तो कुसुम बोल पड़ी, बस बहुत हो गया। हम जब से आपसे मिले हैं ना आयशा, तब से आपको भाप रहे हैं कि आप हर वक्त हर किसी को बेइज्जत करती रहती हैं। पहले दादी साहब को बेइज्जत किया आपने और अब हमारी माँ साहब को बेइज्जत कर रही हैं। अरे, आपको तो बड़े बुजुर्गों से बात करने तक की तमीज़ नहीं है। आपकी हिम्मत कैसे हुई दादी साहब के फैसले को काटने की? दादी साहब के फैसले को काटने की आज तक किसी ने हिम्मत नहीं करी है। जो फैसला एक बार उन्होंने ले लिया वो फैसला पत्थर की लकीर होती है। आपके घर में भी तो बड़े बुजुर्ग होंगे, तो क्या आप उनसे भी ऐसी ही बात करती हैं? आपको कैसे लगेगा अगर कोई आपकी दादी से ऐसे बदतमीजी से बात करेगा? चलो, अच्छी बात है, कम से कम तुम्हारे मुंह में ज़ुबान तो है, लेकिन ये ज़ुबान ना अपनी सही जगह पर ही खोलना आइंदा से। तुम इस घर में कुछ नहीं लगती हो और ना ही कभी बन पाओगी, तो इसलिए अपनी ये ज़ुबान अपने मैटर के लिए बचा कर रखो। मेरे फैमिली मैटर में बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। आयशा ने कुसुम को एक टुक निहारते हुए समझाया तो वो चुप हो गई। तो फैसला हो गया है, भाभी मॉम ने जो फैसला सुना दिया है वही आखिरी फैसला माना जाएगा, और इनका फैसला तो सभी ने सुन ही लिया होगा। मैं तो मेरी भाभी मॉम के फैसले से पूरी तरह से सहमत हूँ, अनिरुद्ध बोला उत्साह भरी आवाज़ में। थैंक यू भाभी मॉम, मुझे सपोर्ट करने के लिए। अनिरुद्ध ने आयशा को साइड हक किया और फिर वो वहाँ से चला गया। एक लंबी चौड़ी डिस्कशन के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। आयशा ने भी अपना लगेज खोला और उसमें से अपना नाइट ड्रेस निकाला। तुमने दादी साहब के साथ जो आज किया है ना, वो करने की हिम्मत आज तक हम में से किसी ने नहीं की। और कितने रंग हैं तुम्हारे असली, सबको दिखाने के लिए। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कुसुम को डिसरिस्पेक्ट करने की? अभय ने आयशा को उसकी दोनों बाजुओं से कस के पकड़ कर पूछा, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, इसलिए मुझे फ्रेश होकर सोने के लिए जाना है। हटो मेरे रास्ते से, आयशा बोली खुद को अभय से छुड़वाते हुए। हाँ हाँ, सो जाओ जाके, मेरे बेड पे तो मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। घिन आती है मुझे तुम जैसी लड़की से। अभय ने आयशा के बाजू कस के पकड़ लिए तो उसे दर्द होने लगा। अगर तुमने मुझे बेड पर नहीं सोने दिया ना, तो मैं तुम्हें भी बेड पर नहीं सोने दूंगी, समझे तुम? आयशा ने अभय को पीछे धकेला तो वो सीधा बेड पर जाकर गिरा और आयशा उसके ऊपर। जैसे ही दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराईं तो वो दोनों एक दूसरे में कहीं खो से गए और ऐसे ही दोनों की आंख लग गई। अगली सुबह जब अभय उठा तो उसने देखा कि आयशा उसके बिल्कुल नज़दीक थी। उसने अपना सिर अभय की चेस्ट पर रखा हुआ था और अभय का हाथ आयशा की मुलायम सी पीठ पर। सोते हुए आयशा काफ़ी मासूम लग रही थी। अभय का मन तो कर रहा था कि उसे जी भर कर प्यार करे और खुद से कभी अलग ना होने दे, मगर फिर उसे अपना बदला याद आ जाता था। इसके बाद वो उसे बेइज्जत करने लगता। आयशा की नींद डिस्टर्ब ना करते हुए उसने हल्के से उसका सिर अपनी चेस्ट पर से हटाया और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया। रेडी होकर अभय सीधा ऑफिस चला गया।
अभय के जाने के 1 घंटे बाद आयशा की नींद खुली। आज पहली बार उसने अभय को नहीं ढूंढा। वो चुपचाप तैयार होकर कोर्ट जाने के लिए निकल गई। सीढ़ियों से नीचे आते हुए उसने 2 काम करने वालियों को बात करते हुए सुना। कुसुम जी कितनी सुंदर लग रही थी ना नीले रंग के सलवार सूट में, पहली वाली बोली। तो दूसरी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, जीजी तो है ही बहुत प्यारी। पता नहीं क्यों अभय बाबा उस काले कोट वाली को ले आए। उसे तो बात करने तक की तमीज़ नहीं है किसी के भी साथ। दूसरी कम वाली बोली। तभी पहली वाली ने उसे पीछे देखने का इशारा किया। उनके पीछे आयशा खड़ी थी, जिसने उन दोनों की सारी बातें सुनी थी। आयशा ने उन दोनों को तिरछी मुस्कान दी और फिर वहाँ से चली गई। शाम का वक्त हो चुका था। हॉल में आज फिर से पूरा राठौड़ खानदान मौजूद था, साथ में गोइन का परिवार भी। वो सब लोग काफ़ी गुस्से में थे और आयशा के ही आने का इंतज़ार कर रहे थे। आयशा जैसे ही दहलीज को लांग कर घर के अंदर दाखिल होने को हुई तो जानकी के गुस्से से दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। वहीं रुक जा, खबरदार जो तूने इस दहलीज को पार करके अंदर कदम रखा तो। अभय भी आयशा को गुस्से से खा जानने वाली नज़रों से घूरे जा रहा था। नमक हराम, कमाई मेरे पोते की खाती है और काम दूसरों के लिए करती है, शर्म नहीं आती तुझे? जानकी उस पर चिल्लाई। आयशा को पहले से ही इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि आज पक्का घर में कोई नया कलेश है उसे लेकर, इसीलिए वो पहले से ही प्रिपेयर होकर आई थी घर। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।